हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के बारे में बताओ। इसके बारे में हमें सर कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं बताता हूँ इनकी काम बताता हूँ क्या होता है। इनकी काम सर्वेयर का मतलब क्या समझते हो? आपने देखा होगा रोड के किनारे में कुछ ऐसे स्टैंड लगा के कुछ सर्वे करते हैं। कोई भी एक जगह, जैसे आप मान लीजिए आके इंडिविजुअल आप राहुल है, आपको भेज दिया गया है, बोला जाओ उस जगह के सर्वे करके लाओ, उस लोकेशन के सर्वे करके लाओ। एक प्लेस ले लेते हैं, बरेली ले लेते हैं या फिर लखनऊ ले लेते हैं, उस जगह के आप प्लेस सर्वे करके लाओ। तो आप जाओगे लखनऊ का उस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे, वहाँ का देखोगे क्या है इसमें, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर नाला है। एज ए डिफेंस सोचोगे, वहाँ पर एक सिविलियन मैप बनाने के लिए नहीं सोचोगे। आपको एक मेनली आपको मैप में काम करना पड़ेगा, मैप के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो आप जब जाओगे वहाँ पर तो डिफेंस के हिसाब से सोचोगे, क्या डिफेंस के हिसाब से, इसलिए उसकी रैंक हवलदार किया गया है। नहीं तो उसको सिपाही में क्यों नहीं भर्ती किया गया, ताकि उसको उसकी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा मैप की, और उसके लिए उसको हवलदार की रैंक यहाँ पर दिया गया है। हवलदार की रैंक कोई मजाक नहीं होता सेना में। हवलदार की रैंक 3-4 रैंक के बाद मिलता है। दैट मीन्स सिपाही, लास्ट नायक, नायक, क्लास हवलदार एंड देन हवलदार। इतनी रैंक के बाद हवलदार मिलता है। यहाँ पर आपको हवलदार डायरेक्ट मिल रहा है, तो उस चीज़ों का फ़ायदा उठाइए बिल्कुल। वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपका काम रहेगा। लगभग बेसिकली यही है कि मैप स्ट्रक्चर बनाना, मैप बनाना कोई भी लोकेशन का, आपने सिर्फ मैप बनाना है। मैप के ऊपर जो भी जगह गए, सर्वे किया, वहाँ से लाए, और डिफेंस का जो मैप है उसको अपग्रेड करना है, उसको मेंटेन करना है। उसके ऊपर जो भी लोकेशन नया आ रहा है उसको ऐड करते जाना, ताकि जब भी डिफेंस अपने ऑपरेशन करे उस लोकेशन पे, उस मैप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, लेटेस्ट हो, ताकि हम लेटेस्ट तरीके से हमला कर सके और कम से कम मैन पावर के साथ लड़ाई जीत सके। तो यही मतलब है, इसलिए इनको हवलदार की रैंक दिया गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो इसीलिए इसका काम आपको समझ गए। ड्यूटी आवर्स बता देता हूँ, इसका कोई भी ड्यूटी आवर्स नहीं है। कभी भी आपको बुलाएंगे, कभी भी आपको भेजेंगे, तो लगभग ड्यूटी आपको 12 से 14 घंटा आपको दिन में करना होता है। रात को आपकी कोई ड्यूटी नहीं रहेगा। दिन में आपको 10 से 12 घंटा या फिर मान लीजिए 10 घंटे का ड्यूटी आपका रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप स्टोर में जाके काम करेंगे। इसका कोई भी अलग से जाने की ज़रूरत नहीं। अभी हम बात करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाइट वगैरह, और क्या फिजिकल इसका रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन में लेके जाना चाहूँगा। आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करें, और ये ऑफिशियल वेबसाइट का एक PDF है। यहाँ पर जो सही इंस्ट्रक्शन आपको एक्चुअली जो है मिलता है, लेकिन बाकी अगर फॉलो करेंगे तो कुछ भी लिखते रहेंगे, आप फिर भटक जाओगे। यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा 5 नंबर पेज में देखो, यहाँ पर लिखा है हवलदार कैटेगरी SAC, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हवलदार SAC इज अंडर BA/BSc विथ मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मेन सब्जेक्ट 50% इन ईच मार्क। यहाँ पर समझ रहे हो, मतलब BA बंदे का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ BSc ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 12th में भी इसमें कैटेगरी उसमें डाल दिया है। उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BTech डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अगर ये सारे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 50% होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे हाइट कैटेगरी की हवलदार SAC का, तो हाइट में वेस्टर्न हिमालय में आपका हाइट चाहिए 163, वेट आपको 48, चेस्ट आपको 77, ईस्टर्न हिमालय 160, 48, 77, उसके बाद वेस्टर्न प्लेन्स में 170, 50, 77। तो इसका मैं अगर आपको हाइट बताऊंगा तो 155 से इसका हाइट शुरू हो जाता है और 170 तक लास्ट हाइट है। जो हमारा वेस्टर्न प्लेन्स में हम आते हैं, वेस्टर्न प्लेन्स में 170 हमारे को हाइट चाहिए, ठीक है। 168 का भी 167, 166, गोरखास को 157। यहाँ पर आप कमेंट कर देना अगर आपकी स्टेट का आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा भाई आपको इतना हाइट चाहिए। चलिए, उसके बाद आपको बता दूं, अगर नेगेटिव मार्किंग की आप बात करेंगे, बिल्कुल आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। CEE आपका पहले होगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करोगे, वहाँ पर पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स आएगा और पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। काफ़ी टफ होने वाला है एग्जाम। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का 100, टोटल क्वेश्चन होगा आपका 50-50 मार्क पर क्वेश्चन होगा 2-2। अगर नेगेटिव करते हो एक सब्जेक्ट में -0.5, वाओ,
ध्यान देना दोस्तों, -0.5 मतलब 2 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1 मार्क आपका कैंसिल हो जाएगा। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। तो आपका हवलदार का पोस्ट मिला है, इसलिए मैंने वीडियो में आपको समझाया था वो पोस्ट की वैल्यू क्या है, और आपको ये एग्जाम पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कितना टफ है ये एग्जाम। मुझे लगता है कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका जो एज क्राइटेरिया उसने रखा है सिविलियन कैंडिडेट के लिए, द एज ब्रैकेट ऑफ रेस्पेक्टिव सिविलियन कैंडिडेट इज़ नॉट एबव 20 to 25 नहीं होना चाहिए। आपकी 25 था, ये बाद में 2 साल इसको एक्सटेंड कर दिया है, इसको 27 कर दिया है, तो 20 से लेकर 27 साल तक। उसका वीडियो मैंने डाला था, अगर आपने देखा होगा आपको पता चल रहा होगा। जो सिपाही फार्मा का भी 27 हो गया है अभी, और एसएससी का भी 27 हो गया है। तो 20 से लेकर 27 तक आप इसको दे सकते हैं। वहाँ पर अगर आप सर्विस में हो और रिमोस्टिंग होना चाहते हो हवलदार एसएसी में, तो आपकी एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्विंग कैंडिडेट को रिमोस्टिंग किया जाता है इसमें, अगर वो एग्जाम देके क्लियर कर लेते हैं तो उनको हवलदार की रैंक दिया जाता है और रिमोस्टिंग हो जाता है, तो काफ़ी सैलरी में फ़र्क पड़ता है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा दोस्तों, मैं बता दूं आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा यहाँ पर 45 से लेकर 50,000 आपकी स्टार्टिंग मिलेगा यहाँ पर सैलरी, उससे आपकी कम नहीं होगा, 50 से ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगा। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल है तो। बाकी अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, और मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।